गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने बीए फाइनल में जो विश्व का प्रादेशिक भूगोल है उसमें हम एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम एशिया महाद्वीप पे एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है एशिया की विभिन्न प्रकार की जो मृदाएँ हैं। आज हम एशिया महाद्वीप की मृदाओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, एशिया महाद्वीप में हम देखें तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की मृदा हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से एशिया महाद्वीप की जो मृदा है उसको 9 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में हमें 9 प्रकार की मृदा देखने को मिलती है जो इस प्रकार है। पहली जो मृदा है वो है जलोढ़ मृदा, दूसरी है पर्वतीय मृदा, तीसरी है लेटेराइट, चौथी है मृस्थलीय मृदा। ठीक है, पांचवी है चेस्टनट या भूरी मृदा, अगली है चिर्नोजियम या काली मृदा, उसके बाद है पौडजोल मृदा, पीली मृदा और टुंड्रा प्रदेशीय मृदा। इस प्रकार से एशिया महाद्वीप की में हमें 9 प्रकार की मृदाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें हम आज एशिया महाद्वीप की जो मृदाएं हैं उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। और जिसमें हमारी पहली मृदा है वो है जलोढ़ मृदा। आज हम देखते हैं कि जो जलोढ़ मृदा है उसकी क्या विशेषताएं होती है और ये एशिया महाद्वीप के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो देखिए, ये जो जलोढ़ मृदा है, यह जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा बहाकर लाई गई एक उपजाऊ मृदा होती है। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ मृदा होती है। ठीक है, यह जो जलोढ़ मृदा होती है वो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा होती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा इसमें अधिक होती है। ठीक है, इसमें जैविक तत्व इसमें अधिक हमें मिलते हैं, इसलिए यह एक उपजाऊ मृदा होती है। ये कृषि के लिए बहुत ही एक उपयुक्त मृदा मानी जाती है। इसमें विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं जैसे गेहूँ, चावल, गन्ना, ये सभी फसलें इसके अंतर्गत इस मृदा में की जाती है। ठीक है, इसकी फिर आगे हम देखें कि ये जो मृदा है वो एशिया की विभिन्न जो नदी घाटियाँ हैं उन नदी घाटियों में ये जो मृदा पाई जाती है। जैसे हम देखें भारत में जो गंगा और जो ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है उसमें भी ये मृदा मिलती है। उसके बाद हम चीन में देखें, चीन में यांगसी और यांगटी सिकियांग जो नदियाँ हैं उनके द्वारा बनाए गए जो नदियों के मैदानी भाग हैं उन नदियों के मैदानी भागों में यह मृदा पाई जाती है। उसके अलावा हम एशिया में और जगह देखें, जैसे जो दजला फरात का मैदान है उसमें भी यह मृदा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो ये जो जलोढ़ मृदा है इसका प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा इसका नवीनीकरण कर दिया जाता है। ठीक है, इसलिए से इसको नवीनतम जलोढ़ मृदा भी हम कह सकते हैं। ठीक है, यह सभी मृदाओं में सबसे उपजाऊ मृदा इसी को माना जाता है। ठीक है, फिर हम देखें कि एशिया महाद्वीप की है किन किन क्षेत्रों में इसका विस्तार है। तो देखिए, गंगा का प्रदेश, उत्तरी चीन का तटीय प्रदेश, इसका विस्तार हम देखते हैं एशिया महाद्वीप में कहाँ कहाँ है। तो गंगा का प्रदेश या फिर गंगा का मैदान, अगला है उत्तरी चीन का तटीय प्रदेश, ठीक है, उसके बाद है दजला फरात का मैदान, ठीक है। उसके आगे हम इसका विस्तार देखें तो इसके अलावा जो इरावदी और मेकंग नदियों के द्वारा जो बनाए गए डेल्टाई क्षेत्र हैं, इरावदी और मेकंग नदी डेल्टाई क्षेत्र, नदियों के जो डेल्टाई क्षेत्र है उन डेल्टाई क्षेत्रों में भी इस नदी का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो जलोढ़ मृदा है वह जलोढ़ मृदा मुख्यतः एशिया महाद्वीप की जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उन नदी घाटी के द्वारा बनाए गए जो मैदान है या फिर नदियों के जो डेल्टा प्रदेश है उनमें इस नदी का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, हमारी जो अगली मृदा है वो है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा, तो देखिए ये जो पर्वतीय मृदा है वो मुख्यतः जो एशिया महाद्वीप की जो मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्र है उन पर्वतीय क्षेत्रों में यह पर्वतीय मृदा पाई जाती है। यह एक बहुत ही पतली, इस मृदा की परत है वो बहुत ही पतली होती है।
ठीक है, क्योंकि इस मृदा में केवल छोटे मोटे कंकर पत्थर ही मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके अलावा यह एक अनुपजाऊ मृदा है, इसमें किसी प्रकार की कोई कृषि कार्य इसमें नहीं किया जाता है। और इसके अलावा हम देखें तो इसमें ह्यूमस की मात्रा इसमें अधिक होती है, क्योंकि इसमें वनस्पति का आवरण के अधिकता के कारण ये इसमें इस मृदा में वनस्पति के आवरण के अधिकता के कारण इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। और यह एक अनुपजाऊ मृदा होती है, इसकी विशेषता है अनुपजाऊ मृदा। ठीक है, और इस पतली परत, इस मृदा की जो परत होती है बिल्कुल पतली होती है, क्योंकि इस मृदा का निर्माण छोटे छोटे जो कंकर पत्थर होते हैं पहाड़ों के नीचे, उन कंकर पत्थर के द्वारा इस मृदा का निर्माण होता है। इसलिए यहाँ पे यह एक अनुपजाऊ मृदा होने के कारण इसमें किसी प्रकार की जो फसलें उत्पादित नहीं की जाती है, तो इसमें फसलों का अभाव होता है। इस मृदा में किसी प्रकार की कोई फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है। इसके बाद हम इस एशिया महाद्वीप के हम इसका विस्तार देखें एशिया महाद्वीप में, तो यह है हिमालय प्रदेश में, ठीक है, तिब्बत में, हिमालय प्रदेश तिब्बत। उसके बाद हम देखें तो यह मृदा आंतरिक बोर्निया, सुमात्रा और जावा, आंतरिक बोर्निया, सुमात्रा और जावा द्वीपों में भी इस मृदा का विस्तार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारी है पर्वतीय मृदा, जो बिल्कुल अनुपजाऊ मृदा होती है। इस मृदा का निर्माण पर्वतीय भागों में छोटे छोटे कंकर पत्थरों के द्वारा ही इस मृदा का निर्माण होता है, इसलिए यह इसकी जो परत है बहुत पतली होती है और इसमें अनुपजाऊ होने के कारण इसमें किसी भी फसलों का उत्पादन इसमें नहीं किया जाता है। इसका विस्तार हम देखें तो एशिया महाद्वीप में जो हिमालय पर्वत है, इसके हिमालय पर्वत में और तिब्बत का पठार इसमें, और बाकी जो आंतरिक जो बोर्निया है, सुमात्रा और जावा द्वीपों में भी इस मृदा का विस्तार हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हमारी अगली जो मृदा है वो है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा, अब देखिए जो अपनी मृदा है लेटेराइट मृदा, इस मृदा का रंग होता है लाल। यह एक लाल रंग की मृदा होती है। ठीक है, इसका रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि इसके अंतर्गत जो लोहे का अंश है वो पाया जाता है। लोहा अंश की अधिकता के कारण, लोहा अंश की अधिकता, लोहा अंश की अधिकता के कारण इस मृदा का रंग लाल होता है। ठीक है, और इस मृदा, यह जो मृदा है वो अति आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। अति आर्द्र, जहाँ पे वर्षा बहुत अधिक होती है, उन अति आर्द्र क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है। और अति आर्द्र क्षेत्रों में ही पाए जाने के कारण इसमें क्या होता है कि इसमें निक्षलन की क्रिया पाई जाती है। ठीक है, लेटराइजेशन की क्रिया इसमें पाई जाती है। जैसे देख लीजिए, जहाँ पे वर्षा बहुत अधिक होती है, ठीक है, ऐसे प्रदेश जहाँ पे बहुत अधिक वर्षा हो रही है, तो उसमें क्या होता है कि ये जो मृदा की जो ऊपरी परत है, यह ऊपरी परत जल के साथ घुलकर निचले भागों में चली जाती है। ठीक है, जल के साथ घुलकर इसके जो उपजाऊ तत्व है, उपजाऊ तत्व इसके जल के साथ घुलकर मृदा की निचली परत में आ जाते हैं। इस प्रकार से इसकी ऊपरी परत में उपजाऊपन इसमें कम हो जाता है। ठीक है, इसमें उपजाऊपन की इसमें कमी आ जाती है। इस प्रकार से जितना अधिक इस मृदा का लेटराइजेशन होगा, उतना ही इस मृदा का उपजाऊपन कम होता जाएगा, क्योंकि यह इसमें जो उपजाऊपन इसमें उसकी ऊपरी परत में जो पाए जाते हैं वो जल के साथ घुलकर इसकी निचली परत में चले जाते हैं। इस क्रिया को कहा जाता है लेटराइजेशन। ठीक है, लेटराइजेशन की क्रिया इसके अंतर्गत होती है। इसके कारण से इस मृदा की जो उपजाऊपन है उसकी उपजाऊपन में कमी आ जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसका विस्तार देखें एशिया महाद्वीप में, तो देखिए इसका विस्तार दक्षिणी और पूर्वी भारत, म्यांमार, दक्षिणी पूर्वी भारत, म्यांमार, थाईलैंड, थाईलैंड है। उसके बाद हम देखें इंडो चीन, मलाया, दक्षिणी चीन और फिलीपींस। इंडो चीन, मलाया,
दक्षिणी चीन और फिलीपींस। मतलब एशिया महाद्वीप के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, एशिया महाद्वीप का जो पूरा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है जो विषुवत रेखा के बिल्कुल पास में है, उस दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में ये जो लेटेराइट मृदा है उस मृदा का विस्तार हमें देखने को मिलता है। वहीं पर क्योंकि ये जो एशिया जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है उसका अधिकांश भाग विषुवत रेखा के पास स्थित है और विषुवत रेखा के पास स्थित होने के कारण वहाँ पे वर्ष भर वर्षा होती रहती है, अत्यधिक वर्षा उस क्षेत्र में होती है और अधिक वर्षा होने के कारण ही ये जो लेटेराइट मृदा है उस क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लेटेराइट मृदा। उसके बाद हमारी अगली जो मृदा है वो है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा, ठीक है। हम इस मृदा के बारे में देखें तो ये जो मरुस्थलीय मृदा है वो भी एक अनुपजाऊ मृदा होती है। अनुपजाऊ मृदा, यह एक भूरी रेतीली मृदा, इसका रंग होता है भूरा, तो इसको भूरी रेतीली मृदा भी कहा जा सकता है, भूरी रेतीली मृदा। ठीक है, और इसका विस्तार हम देखें तो जो अधिकतर मरुस्थलों में इसका विस्तार पाया जाता है या फिर शुष्क प्रदेशों में ही इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, जिन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है, कम वर्षा और अधिक तापमान, कम वर्षा और अधिक तापमान वाले जो शुष्क प्रदेश हैं उन शुष्क प्रदेशों में यह जो भूरी मृदा है या फिर जो शुष्क भूरी या फिर भूरी रेतीली मृदा का विस्तार इन क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, और यह एक अनुपजाऊ मृदा होती है, इसमें भी किसी प्रकार के कोई कृषि कार्य नहीं किया जाता है। अगर इसमें कृषि कार्य किया जाता है तो यह सिंचाई के द्वारा ही संभव हो पाता है। ठीक है, तो अगर इसका विस्तार हम देखें तो एशिया महाद्वीप के जो मरुस्थल है, जैसे थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, ठीक है, जो पाकिस्तान और भारत में है, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, उसके अलावा जो गोबी का मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल जो मंगोलिया में है, मंगोलिया। ठीक है, इस प्रकार से एशिया महाद्वीप के जो दो मरुस्थल है, एक थार का मरुस्थल और गोबी का मरुस्थल, इन मरुस्थलों में ही यह जो मरुस्थलीय मृदा है उसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गई हमारी मरुस्थलीय मृदा। इसके बारे में हमने देखा कि इस मृदा को हम भूरी रेतीली मृदा भी हम इसको कह सकते हैं क्योंकि इसका रंग भूरा होता है। ठीक है, और यह ऐसे प्रदेशों में पाई जाती है जहाँ पर जलवायु बहुत शुष्क होती है, वर्षा कम होती है और तापमान जहाँ का अधिक रहता है। ऐसे मरुस्थलीय प्रदेशों में इस मृदा का विस्तार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और एशिया महाद्वीप में हम देखें तो एशिया महाद्वीप में जो थार का मरुस्थल है जिसका विस्तार पश्चिमी राजस्थान है और पाकिस्तान में भी है। ठीक है, और इसके अलावा जो गोबी का मरुस्थल है जो मंगोलिया में स्थित है, ऐसे गोबी के मरुस्थल में भी इस मृदा का विस्तार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने 4 प्रकार की मृदा के बारे में हमने पढ़ लिया है और अगली वीडियो में हमारी जो अगली मृदा है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।